स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए 375 नई एम्बुलेंस और 5 नवजात शिशु एएलएस एम्बुलेंस के बेड़े के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अपनी देश जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई जगहों पर नक्सलियों से मिले। उन्होंने नक्सलियों के साथ मंच भी साझा किया था जब हिडमा जैसे एक नक्सली को मार गिराया गया, जिसने सैकड़ों लोगों को, जिनमें हमारे सैनिक भी शामिल थे, मार डाला था। तो इंडिया गेट पर लोगों ने ऐसे नारे लगाए थे, कितने हिडमा मारोगे, घर घर में हिडमा पैदा होंगे। और राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट भी किया। इससे क्या साबित होता है? देश जानता है कि इसके पीछे राहुल गांधी के इरादे क्या हैं। भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। सर, अमित शाह ने ये भी कहा राहुल गांधी जो है वो वामपंथी लोग से मिलते थे। राहुल गांधी जब यात्रा किए कई वामपंथी लोग उसमें शामिल भी हुए थे। बिल्कुल, उनकी जो यात्रा निकली थी, देश जोड़ो यात्रा, और उस दरमियान उन्होंने अनेकों जगह जो नक्सली थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। कई जगह मंच में उन्होंने साझा किया, नक्सलियों ने उनके साथ मंच साझा किया। और जब हिडमा जैसा दुर्दांत नक्सली न्यूट्रलाइज हुआ, जिसने सैकड़ों लोगों को, जिसमें हमारे जवान भी थे, उनको मारा, और जब वो स्वयं न्यूट्रलाइज हुआ तो इंडिया गेट के पास कि कितना हिडमा मारोगे, घर घर में हिडमा पैदा होंगे, ऐसा लोगों के द्वारा नारा लगाया गया और उसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो ये क्या प्रमाणित करता है? तो आप देश जानती है कि इसके पीछे राहुल गांधी का क्या आशय है। कोई भी अब क्या बस्तर में जा सकता है? क्या बस्तर नक्सल समाप्त होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, अब सबके लिए खुल गया है। जी सर। सर, एक लास्ट सवाल था सर कि भूपेश बघेल बार बार कहते रहे कि जीरम के सबूत मेरे जेब में है, नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन उसका सबूत आज तक बाहर नहीं आया। हाँ, जब हम लोग की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो बराबर कहते थे कि झीरम घाटी का सबूत हमारे जेब में है। लेकिन उसके बाद उनको जनता ने जनादेश दिया, सरकार में बैठाया, 5 साल उनकी सरकार चली, लेकिन सरकार में न वो झीरम घाटी की जांच करा पाए, न उनके जेब वाला वो सबूत निकला। तो सर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या उसके पास है ही नहीं है, केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं? अभी ये तो उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं निकाला उन्होंने। धन्यवाद। कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि उन्होंने 31 मार्च की तारीख दी थी। क्या 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो चुका है? यदि ऐसा होता है तो आप पैरा मिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं कि बस्तर शांति का टापू बना रहे, देश नक्सल मुक्त हो, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में नक्सली हैं। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से मुझ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया वो बहुत हास्यास्पद है और बेहद दुखद भी है। जबकि हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने बस्तर में आदिवासी सांसदों को खोया है। बस्तर में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे ज्यादा बस्तर फाइटर कमांडो डीआरजी ने लड़ाइयां लड़ी है। 5 साल में यदि हमने कुछ नहीं किया तो क्या आप उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई? भूपेश बघेल ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि वे मंच, स्थान व समय चुने, मैं उनके सामने बैठूंगा और हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, उन्होंने 31 मार्च बोला था, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं खत्म हो। बस्तर शांति के टापू है, वहां के आदिवासी, बस्तर के लोग जिस प्रकार से पहले स्वतंत्र होकर जीवन यापन करते थे, जो डरे सहमे हुए हैं लोग हैं, वो डर समाप्त होना चाहिए। हम सब चाहते हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा
कि आपने कहा था कि प्रत्येक गांव में जो गांव नक्सल मुक्त हो गए 1 करोड़ रुपए देंगे, ये घोषणा है उनकी। अब उनके अनुसार पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। जितने गांव हैं 1-1 करोड़ रुपए दे, अपनी जबान से फिरना नहीं चाहिए। गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने कहा था 1 करोड़ रुपए देंगे जिस गांव से नक्सल मुक्त घोषित हो जाएगा। देखिए, नक्सल मुक्त हो हम सब चाहते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र बॉर्डर में अभी भी नक्सली हैं, पूर्णतः खत्म नहीं हुए हैं। यदि खत्म हो गए हैं तो फिर जितना पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं वो कब विड्रॉ कर रहा है? जिस दिन पूरा विड्रॉ हो जाएगा समझ लो उस दिन नक्सलवाद समाप्त हो गया। हम लोग भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से आरोप केंद्रीय गृह मंत्री ने जो लगाया मुझ पर, वो बेहद हास्यास्पद है और बेहद दुखद भी है। किसी भी इज्जत उछाल देना बहुत सामान्य सी बात है, और ये अमित शाह जी इसी प्रकार से इज्जत उछालते रहते हैं। खुद तो तड़ी पा रहे हैं, दूसरे की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। जबकि हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने बस्तर में हमारे आदिवासी साथियों को हमने खोया है। बस्तर में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे ज्यादा जो बस्तर फाइटर है, कोया कमांडो है, डीआरजी है, इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और 5 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो वो जो जवान जो शहीद हुए हैं उसका अपमान कर रहे हैं। वो राजनीति के लिए कुछ भी कर देंगे आप। मैं तो चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, मंच, स्थान, समय तय करे, मैं बैठूंगा सामने, वो भी बैठे और चर्चा कर ले। ये लग रहा है कि बातें कुछ और गहरी है, क्योंकि जब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए, तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली, और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर। मैंने रूबी सिविक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार की शाम धरसीवा में कुंवरगढ़ महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुंवरगढ़ महोत्सव के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके अलावा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से 136 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। मैं आपके स्थानीय विधायक अनुज शर्मा को भी इस महोत्सव कुंवरगढ़ महोत्सव को शुरू करने की पहल के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें अपनी हार्दिक बधाइयां देता हूं। यह साधारण भूमि नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के उन ऐतिहासिक 36 गढ़ों में से एक है जिसे दुनिया कुंवरगढ़ के नाम से जानती थी। यहाँ की हवाओं में भक्ति और परंपरा का संगम है। वहीं बूढ़ा तालाब, मामा भांचा और दर्री तालाब जैसे अनेक जलाशय इस धरा के कुंवरगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भारी संख्या में आप लोग यहां पर इस समारोह के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित हैं और इस महोत्सव का शुभारंभ भी हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों में खुशी है। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज 136 करोड़ रुपए के विकास कामों का, खाली वो भी एक विधानसभा का, धरसीवा विधानसभा का विकास कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। इसलिए मैं धरसीवा विधानसभा के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये जो महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, कुंवरगढ़ महोत्सव, इसके लिए शुरुआत करने के लिए मैं आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अनुज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। वैसे तो लायंस क्लब भिलाई द्वारा महत्वपूर्ण सेवा गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को वस्त्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की मदद करना और उन्हें आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। गौरतलब है कि लायंस क्लब भिलाई के सदस्यों ने जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए, जिनमें बच्चों के लिए कपड़े, महिलाओं के लिए साड़ियां और पुरुषों के लिए शर्ट और पैंट शामिल था। इस कार्यक्रम में लगभग 800 से अधिक जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाया गया। बताना चाहेंगे, लायंस क्लब भिलाई के अध्यक्ष श्री भगवान अग्रवाल ने कहा है, हमारा उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की मदद करना और उन्हें आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बातें शामिल लोगों ने कही। लायंस क्लब भिलाई का
67वां ईयर है और इसके उपलक्ष्य में हम 20 सर्व की भावना के साथ में लायंस क्लब भिलाई वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी नए अच्छे कपड़े जो साफ सुथरे धुले हुए और प्रेस किए हुए जरूरतमंदों को हम आज वितरित कर रहे हैं। करीब 800 वस्त्र अभी तक 800 से 1000 वस्त्र के आसपास सभी इकट्ठा करके हम सुपेला घड़ी चौक में वितरित कर रहे हैं। मैं राकेश अग्रवाल, जोन चेयरपर्सन, यहाँ पर घड़ी चौक में आज लायंस क्लब भिलाई की तरफ से वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के कपड़े बच्चों के, लेडीज के, जेंट्स के सभी हम लोग वितरित कर रहे हैं और अब तक कम से कम 800 से 1000 वस्त्र का वितरण किया जा चुका है, जिसमें हमारे क्लब के सभी लेडीज, जेंट्स, पदाधिकारी और सदस्यगण हिस्सा ले रहे हैं, जिससे एक सर्व की आस्था के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो लायंस का एक मोटो है और हमारे क्लब की तरफ से यह जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं लायन राकेश अग्रवाल, जोन चेयरपर्सन भिलाई, लायंस क्लब भिलाई। जैसे आप जान रहे हैं, लायंस क्लब भिलाई हमेशा ही गरीब तबके की और जिन लोगों को जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा करता आया है। इसी दिशा में हमारा एक हमको लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं, बाकी तो सरकार बहुत सारा कुछ कर रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कपड़ों की बहुत आवश्यकता होती है, तो हमने ऐसा एक ये बनाया कि जिनके घर में भी जो अच्छे कपड़े हैं, जो नए कपड़े, नए जैसे कपड़े हैं लेकिन जो इस्तेमाल नहीं होते हैं, उन सभी कपड़ों को धो के, ड्राईक्लीन करके, प्रेस करके पैक किया गया और यहाँ आज घड़ी चौक पे उनका निःशुल्क वितरण किया गया है। और हम देख रहे हैं करीब अभी तक 700-800 कपड़े बांटे जा चुके हैं। अभी भी काफी जनसमूह यहाँ आ रहा है कपड़े लेने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे और बड़े रूप में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाए। ज्यादातर कपड़े तो बड़े लोग के ही हैं, पैंट, शर्ट, टी शर्ट वगैरह, और लेडीज की साड़ीज वगैरह है, साड़ीज, सलवार सूट, ज्यादातर कपड़े यही हैं। ये लायंस क्लब भिलाई की जो साल भर हम सेवा गतिविधि करते हैं, उसी के अंतर्गत ये हमारे क्लब की महिला सदस्यों द्वारा एक सेवा कार्य किया गया है। ये उन्हीं का आइडिया था कि हमने घर में हमारे पास बच्चों के, लेडीज के बिना यूज किए हुए अच्छे कपड़े रह जाते हैं जो हम कभी बांट नहीं पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसी को आज हम लोग वितरित कर रहे हैं। और ये सारे की सारी कार्रवाई जो है आज की सेवा गतिविधि की, ये लायंस क्लब भिलाई की महिला सदस्यों द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष भगवान अग्रवाल, सचिव विष्णु गोयल, कोषाध्यक्ष मनीष जग्गी, विपिन बंसल, विकास सिंघल, राकेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और समाज के अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजापुर में 12 महिलाओं समेत कुल 25 माओवादी कैडरों ने 31 मार्च को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चुना। इसे लेकर आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने कहा कि आज 31 मार्च 2026 के दिन हम बस्तर संभाग के जिला बीजापुर में साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सली गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। लगभग पूरा लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। शेष जो कुछ नक्सली बचे हुए हैं उनके लिए भी समय कम है। हमारा अभियान लगातार जारी है। आशा है कि वो भी इस प्रकार का सही निर्णय लेकर मुख्य धारा में आएंगे। इस अवसर पर हम बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास के लिए बलिदान देने वाले सुरक्षा बलों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निवासियों को नमन करते हैं। पीड़ित परिवारों को भी हम याद करते हैं। लगातार एक एक कदम से आगे बढ़ते हुए आज हम मिशन 2026 को पूरा होते देख पा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि 31 मार्च को जिला बीजापुर में 12 महिलाओं समेत कुल 25 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चुना। उनके द्वारा दी गई जानकारी और पूर्व में हमारी सूचना के आधार पर माओवादियों के कब्जे से 7 किलो सोना, 2 करोड़ 92 लाख रुपए नकद, 93 हथियार बरामद किए गए। 31 मार्च 2026 के दिनांक को हम बस्तर संभाग की जिला बीजापुर मुख्यालय में एक साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुआ है। आज नक्सल गतिविधि बस्तर संभाग के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइज्ड स्क्वाड या ऑर्गेनाइज्ड टीम की तहत नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। लगभग काम पूरा हो चुकी है। मिशन 2026 अकम्प्लिश्ड है। शेष कुछ गिने चुने सिंगल डिजिट में जो माओवादी कैडर्स है उनके पास भी अभी कुछ कम समय ही बचा है। वो भी लगातार हमारा अपील जारी है। हिंसा का रास्ता छोड़कर वो मुख्य धारा में आना उचित और बेहतर होगा और हमारा पूरा प्रयास इस दिशा में जारी है और आशा है बहुत जल्दी वो भी इस टाइप का सही निर्णय लेकर मुख्य धारा में आ जाएगा। आज के अवसर पर हम बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिया हमारा सभी बल सदस्य और हमारा जितना भी क्षेत्र के नागरिक है और जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपना जान का कुर्बानी दिया, सबको हम नमन करते हैं और पीड़ित परिवार को भी हम याद करते हैं। उन्होंने काफी कठिनाई के बावजूद, काफी सैक्रिफाइस के बावजूद आज इस दिन को देखने के लिए पूरा कॉन्फ्रेंस रखा थे और हम सबको समर्थन दिया और क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार, छत्तीस शासन, पुलिस मुख्यालय, सभी फोर्स हेडक्वार्टर्स, सभी बल सदस्य को आज के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा ताकि हम लगातार एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते आज जो मिशन 2026 संकल्प 2026 पूर्ण होते दिन को देखने के लिए हम सबको एक भाग्य मिला है। आज दिनांक 31 मार्च 2026 को जिला बीजापुर में टोटल 25 माओवादी कैडर्स है, जिसमें 3 DVCM लेवल के कैडर्स है और अन्य माओवादी फॉर्मेशन के कैडर्स है। 12 महिला सहित टोटल 25 माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनः मार्ग, पुनर्वास, पुनर्जीवन अभियान के तहत मुख्य धारा में शामिल हुई है और इनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार पूर्व में हमारे पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर टोटल माओवादियों के कब्जे से 7 किलो गोल्ड है, जिसके मार्केट वैल्यू में लगभग 11 करोड़ से ऊपर का मूल्य है। साथ साथ 2.92 करोड़ का जो कैश है वो रिकवर की गए थे और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा AK-47, LMG, इंसास, SLR, इस प्रकार का टोटल 93 ग्रेडेड वेपन्स और लोकल फैब्रिकेटेड वेपन्स भी बरामद की गई। हिस्टोरिकली आज जो रिकवरी है पूरे देश के अंतर्गत सर्वोच्चतम एक दिन प्रस्तुत की गई जो रिकवरी का हिसाब से यह रिकॉर्ड है। मतलब इस प्रकार 7 kg गोल्ड से 2.92 करोड़ का जो कैश रिकवरी और 93 वेपन्स के साथ आज प्रस्तुति की गई थी। ये पूरे देश के नक्सलवादी अभियान के इतिहास में काफी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज ये हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में बुधवार की सुबह हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस मामले में आरोपी अमित जोगी की तरफ से उपस्थित वकील ने कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें केवल 1 दिन का समय देते हुए गुरुवार 2 अप्रैल को फाइनल हियरिंग करना तय किया है। उल्लेखनीय है कि साल 2003 में राकापा नेता राम अवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में 2007 में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आरोपी पूर्व CM अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की रीओपन कर फिर से सुनवाई हो रही है। बुधवार को हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय में पिताजी का राम अवतार जग्गी हत्याकांड का केस की आज फाइनल हियरिंग थी। CBI के वकील, स्टेट के वकील, मेरे वकील और
एक्यूज्ड के वकील भी उपस्थित हुए और एक्यूज के वकील की तरफ से समय मांगा गया, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें जो है कल तक का समय दिया है। इस केस की फाइनल सुनवाई संभवतः कल होगी। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।